ट्वेल्थ में मेरे 95% थे इन साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड अंडर ग्रेजुएट में मेरा 3.5 आउट ऑफ 4 GPA था. मेरा ब्रॉडली ये प्लान था कि मैं क्लासेस कर रही थी. क्लासेस में नए सब्जेक्ट्स होते हैं, पर नए सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो मैं क्या करती थी, क्लास में चलता था, मतलब आफ्टर 1 or 2 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, तो मैं वो पहले वाले जाके रिवाइज करती थी. तो आप क्लास में पढ़ाते थे नॉर्मल, और साथ साथ में मैं पुराने वाले रिवाइज करती थी. मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट के 1 month में वो सारे 1000 क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स कर लिए थे. हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, रिसेंटली सीएफए ने लेवल 1 के रिजल्ट्स पब्लिश किए. गॉड हैज बीन रियली काइंड टू अस. द रिजल्ट्स वर एस्टाउंडिंग, सुपर्ब. हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया, इनफैक्ट 90 परसेंटाइल का बैरियर दे हैव ब्रोकन इट लाइक हेल. ठीक है, जनरली व्हाट वी डू इन द वॉल स्ट्रीट स्कूल इज दैट हम इन कैंडिडेट्स को बुलाया करते हैं. जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स, वी कॉल देम एंड वी लेट देम इंटरेक्ट विथ द क्लास फोक्स. जो लोग हमारे करेंट स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे उनका इंटरेक्शन क्रिएट कराते हैं. द रीजन इज वेरी सिंपल. वी वांट द नेक्स्ट क्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स टू एग्जैक्टली नो व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द एग्जाम. अब मैं तो बोलता ही रहता हूँ, आई स्पीक लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, कि 4 बार रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो, एथिक्स सी बुक से करना, मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम अभी जितना रिगरसली पढ़ोगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा. एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिलेबस का ये लेवल है, एग्जाम का लेवल इससे कम है, हम अपनी क्लास में इससे ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं. डोंट वरी, जस्ट कीप बैंगिंग, जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, जस्ट कीप doing, just keep operating at your finest level, at your max level, and you will be through. But ये होते हैं हमारे वर्जन्स. कैंडिडेट्स अक्सर इस बात को सुन के ये सोचते हैं कि सर का क्या है, ये तो बोल देते हैं मेहनत करो और पढ़ाई करो, इतना थोड़ी ना रिक्वायर्ड होता होगा. यूट्यूब पे ब्लॉग्स या दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज पे ये बात तो मेंशन है ही है कि 300-350 घंटे में पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, 2-3 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है. जनरली इन चीजों को खारिज करने के लिए जो बातें मैं बोलता हूँ, कैंडिडेट्स उस बात को सीरियसली नहीं लेते. उन्हें लगता है शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, या शायद इतना एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड होता होगा जितना सर कह रहे हैं. इस वजह से व्हाट वी डू इज वी लेट द करेंट स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद द फोक्स हु हैव जस्ट क्लियर्ड देयर एग्जाम. So with the same view, we thought, why not let one of our recently qualified candidate interact with you all as well. Now what I've done is, हमने इसीलिए सोचा कि एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हम इंटरेक्ट करेंगे कैंडिडेट के साथ. कैंडिडेट का नाम है मिस उर्वी जैन. शी इज फ्रॉम बैंगलोर. शी इज अ वंडरफुल कैंडिडेट. शी इज अ वेरी वेल स्पोकन कैंडिडेट. शी इज समवन हु वाज वेरी थॉरो विद द वर्क. वर्क एथिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ. आई ऑलवेज से दिस दैट सीएफए में आपकी डेस्टिनी ड्यूरिंग प्रेप ही डिसाइड होती है. एंड शी वाज वन ऑफ दोज कैंडिडेट जिनको मैं डे 1 से ही एडमायर करता था फॉर हर प्रोफिशिएंसी, फॉर हर assiduous work regime. Let us start our interaction with the person herself, and we have with us Miss Urvi Jain. Let us begin our interaction. So Urvi ji, we'll have a quick introduction with the audience once. अब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. अभी तक के मतलब बिफोर सीएफए आपने क्या किया था, 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन, जॉब, whatever your career was, we'd like to know that. Sure, sir. Hi everyone. I'm Urvi Jain. I live in Bangalore. And thank you, sir, for inviting me today. I'm really happy to speak to you. So, a little bit about my background so far. So, I studied in Bangalore till 12th. So, in 10th, I took science, and even in 12th, I took science. And in 12th, I took PCM in economics. So, that's when my interest in economics started. Okay. And I went on to study at Ashoka University. It's in Sonipat. वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मेजर किया था. तो वहाँ से मेरा फाइनेंस से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ. और थर्ड ईयर के बाद मैंने सोच लिया था कि फाइनेंस में ही आगे जाना है, मुझे फाइनेंस में ही कुछ करना है. तब मुझे सीएफए के बारे में पता चला था. तो मेरा प्लेसमेंट तो हो गया था कॉलेज के बाद. और उसके बाद तो मैं अभी ग्रैंड थॉर्नटन में काम कर रही हूँ. एक ऑडिट एंड कंसल्टिंग फर्म है, वहाँ पे मैं रिसर्च टीम में काम करती हूँ. तो along with that, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 years से जॉब कर रही हूँ. और साथ साथ में L1 की भी प्रेपरेशन कर रही थी. तो मैंने अभी अगस्त 2024 का एग्जाम दिया था. ओके. आपके 10th 12th में क्या मार्क्स थे, अंडर ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स थे? वी वांट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड यू हैड. Okay, sir.
सो 10th में मेरा बोर्ड एडेक्सल IGCSE था, CBSE और ICSE नहीं था, तो ये इंटरनेशनल बोर्ड है, Yes. तो उसमें मार्क्स नहीं ग्रेड देते हैं. Yes, yes. तो मेरा थैंकफुली फॉर्चुनेटली हाईएस्ट था क्लास में, A स्टार सब सब्जेक्ट्स में, 7 सब्जेक्ट्स में. तो आई वाज अ वैलेडिक्टोरियन इन 10th, वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट. और 12th में मेरे 95% थे इन साइंस एंड इकोनॉमिक्स. Wonderful. एंड अंडरग्रेजुएट में मेरा 3.5 आउट ऑफ 4 GPA था. Wonderful. Now, I could have actually skipped this part, but let me, say it out loud. That is how well-grounded students behave. She could have mentioned it in the first go. कि I scored this, I scored that, and to flex कर सकते थे, right? But ऐसा मतलब this is very very important. मतलब this is the trait of someone who is going to go very very long distance. अगर आप बहुत ज़्यादा humble हैं, if you can keep your humility intact in this difficult journey, you are bound to go great heights. So she could have mentioned that 10th में like 100%, 12th में 95%, and undergraduation I killed it. In fact, she very subtly said कि I'm working in Grant Thornton, which is an audit firm. It's actually a big six. I mean, it's not easy to get in such firms. I've worked in that firm. I've been fortunate myself to work in that firm. And I mean, kudos, very very good. ऐसा ही humble ही रहना चाहिए लाइफ. बहुत बढ़िया. Thank you. ओके, आगे बताइए कैसी थी CFA की जर्नी? ये दिस एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन? No, वो सब नहीं है. ओके, CFA की जर्नी के बारे में बताओ. इतना अच्छा बैकग्राउंड है CFA, तो इट शुड हैव बीन अ केक वॉक. इजीली हो गया होना चाहिए. तो कितना 3 महीने में हो गई थी प्रिपरेशन? अरे नहीं. ओके, ठीक है, बताओ CFA की जर्नी के बारे में बताइए. कितना टाइम लगा? और आप CFA अलॉन्ग विद योर जॉब कर रहे थे, तो CFA में जॉब बताइए कि कैसे प्लान करना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स मोटा लगे होंगे पर आवर, मतलब पर डे का क्या शेड्यूल रहता होगा. ये कैंडिडेट्स ना हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एंड दैट्स व्हाई पॉइंटिंग इट आउट टुवर्ड्स यू कि आप ही बताओ, आप ही बताइए. Sure. Yes sir. तो मैंने एज आई सेड अगस्त में एग्जाम दिया था. उसकी प्रेपरेशन मैंने जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक रफी से स्टार्ट की थी. ओके, तो अराउंड 6 to 7 months. यस, अराउंड 6 to 7 months ओके, लगे थे प्रेपरेशन में. और जॉब के साथ करना डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, बट की ये है कि आप अपना हर मिनट प्लान करो. आई नो कि क्लीशे है, बट दैट्स व्हाट वर्क्स. तो मैं रफली आवर्स की बात करें तो मैं वीकडेज में, क्योंकि मेरा जॉब में रहता था और मैं अदर एक्टिविटीज हेल्थ वगैरह पे फोकस करती थी, तो आई स्टडीड अराउंड 3 to 4 hours in the weekdays. पर डे या टोटल? No, per day. पर डे 3 to 4 hours with job. Yes sir. 3 to 4 hours per day with job. Okay. Yes sir. तो रात में जग के पढ़ती थी मैं, और that was 5 days a week. और weekends में मेरी classes थी, तो classes के अलावा I used to study 6 to 7 hours. और 6 hours except for the classes. Except for classes, और that increased to around 8 to 9 hours with classes later. और उसके बाद और भी ज़्यादा हो गया था. Okay, so let's just calculate once. Weekdays में 3 to 4 hours, तो मोटा 15 घंटे during weekdays. Right. और weekend पे क्लास के बाहर, मतलब क्लास के सिवा 6 hours मोटा, तो 12 hours वो हो गया. तो 15 plus 2 is 27. 25 to 30 hours का सेल्फ प्रेप ज़्यादा था. Right. Along with this 6 to 8 hours की क्लासेस भी थी. Right. तो मोटा 40 hours per week चल रहा था. Right. 40 hours per week, महीने के हो गए 160 hours. Right. तो 6 months के अराउंड 800 to 1000 hours चले गए वो. हाँ. अच्छा, ओके, डन. ओके, व्हाट एल्स? ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन की बात. और एग्जाम के पहले पढ़ लेते हो, करते? हाँ, एग्जाम के पहले मैंने आई वाज काइंड इनफ टू बी गॉटन अ लीव, सो आई गॉट लीव, और 2 हफ्ते की लीव ली थी मैंने. तो लास्ट के 1 month में तो एवरी डे मेरा 7 to 8 hours जा रहा था पढ़ के बैक. 7 to 8 hours. So I was along with office. तो और चीज़ें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे, बट ऑफिस पे कभी नहीं किया मैंने. ये तो भाई बहुत बुरी जर्नी है. कहाँ इतनी पढ़ाई करना, मतलब अच्छी खासी लाइफ है, रिलैक्स चलता है, कहाँ इतने पंगे ले लिए वहाँ? अरे नहीं, बट रिवॉर्ड्स भी है. तो जो मैंने CFA की जर्नी में सीखा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोजर मुझे मिला है इतने सब्जेक्ट्स का, इतने वेल राउंडेड एक्सपोजर मिला है, वो आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर इन एनी अदर प्लेस. तो जब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शुरू करूँ अपनी फाइनेंस की जर्नी, मैंने देखा CFA का करिकुलम इतना अपडेटेड है, उसमें
क्रिप्टो तक की बातें हैं, AI ML है, तो ये आपको बताएगा कि कितना अपडेटेड और वेल राउंडेड करिकुलम है। Correct. तो जर्नी बहुत अच्छी थी। And just in case anyone of you is wondering, क्या put words in her mouth? यहाँ सर नहीं बोला हुआ बोलो ऐसा कि हाँ जल्दी रिकॉर्डिंग I never do that. All this is completely unfiltered. ठीक है ना, हमें ये रहता है कि as it is जितना ट्रांसपेरेंसी रख सके उतना रख पाए, बाकी स्केप्टिक्स को क्या ही कहा जा सकता है जीवन में। हाँ, नहीं सच में जब आप पढ़ते हो और आप अपने अराउंड देखते हो कि लोग क्या बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स की बात है, आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्यों, व्हाई पीपल आर स्कैर्ड अबाउट इट, तो जब आप सब कुछ कनेक्ट करके समझ पाते हो और उससे आप कंक्लूजन डिराइव कर पाते हो, पर्सनल इन्वेस्टिंग आप अकॉर्डिंग टू योर CFA प्रिंसिपल आप कर पाते हो, तो वो जब आप उसको प्रैक्टिस में देख पाते हो अपना थियोरेटिकल नॉलेज को प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इन माय ओपिनियन। बहुत बार ये जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं कि 300 घंटे में हो जाती है, 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है, योर कैंडिडेट टेक ऑन दैट? So very kindly, I don't agree with it. 300 hours maybe तब कोई कर सकता है जब उसके ऑलरेडी फाइनेंस स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो फुल टाइम स्टूडेंट हो। आप दूसरी कमिटमेंट्स के साथ 300 आवर्स में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ग्रेट उर्वी जी, थोड़ा सा प्रिपरेशन के अंदर जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि कुछ टेक अवेज रहे कैंडिडेट्स को, उनको पता हो कि उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं। बताओ कैसे प्लान किया था, कौन से सब्जेक्ट्स किस ऑर्डर में पढ़ रहे थे, कब तक की कोर्स कंप्लीट किया, रिविजन्स किए, मतलब कोई कट ऑफ डेट थी जब तक की कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सिर्फ रिविजन कर रहे थे, कितने रिविजन्स किए, सब मतलब थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बताइए। ओके सर, तो मेरा ब्रॉडली ये प्लान था कि मैं क्लासेस कर रही थी, क्लासेस में नए सब्जेक्ट्स होते हैं, पर नए सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। करेक्ट। तो मैं क्या करती थी, क्लास में चलता था, मतलब आफ्टर 1 or 2 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, तो मैं वो पहले वाले जाके रिवाइज करती थी। तो आप क्लास में पढ़ाते थे नॉर्मल और साथ साथ में मैं पुराने वाले रिवाइज करती थी। अब मैं क्या करती थी, क्लास लेक्चर के ड्यूरिंग कोई नोट्स नहीं लेती थी और उसके बाद रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के वेरी वेरी डिटेल नोट्स लेती थी मैं। करेक्ट, पॉज कर करके। बिल्कुल करेक्ट। पॉज कर करके, एंड ये नहीं कि आप जो बोल रहे हो हर एक चीज़ लिखनी है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो मेरा सिंपलेस्ट वर्ड्स में जो मैंने सीखा है उससे टेक अवे, वो लिखती थी मैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, एज यू विल कम टू नो, मैं जैसे मैं बताऊंगी। तो वो हुआ था। उसके बाद मैं रिवीजन के लिए ओनली नोट्स को रिवाइज करती थी और क्वेश्चंस करती थी। क्वेश्चन श्वेजर के तो बहुत ही थोड़े होते हैं, मेनली सी बुक के। सी बुक मींस कैंडिडेट रिसोर्सेज, मीनिंग जो एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस रहते हैं, आपको जो CFA इंस्टीट्यूट बुक प्रोवाइड करता है, ये हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दोस आर कॉल्ड एंड ऑफ करिकुलम, EOC क्वेश्चंस। उन्हीं के मतलब उन्हीं के बारे में मैम बता रही है, जिन्हें वो सी बुक क्वेश्चंस कह रही है वो EOC क्वेश्चंस हैं। ओके ग्रेट। तो EOC क्वेश्चंस करती थी और एग्जांपल्स भी जो टेक्स्ट बुक के बीच में सॉल्व्ड एग्जांपल्स विद इन द CFA इंस्टीट्यूट बुक, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो भी करते थे। राइट। ओके वंडरफुल। तो मैंने वो किया था, तो ऐसे करती थी मैं। ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नहीं था, मुझे सब कुछ ही करना था, तो मैंने कोई ऐसे ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। और मैंने ये किया कि आगे पढ़ी थी और रिविजन साथ साथ में। तो मेरा कट ऑफ था फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस अराउंड 1.5 months बिफोर द एग्जाम। तो मेरा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्जाम था, तो मेरा ये एम था कि जुलाई 15 तक मेरा सिलेबस हो जाए। ओके। और उसके बाद जुलाई 15 से पहले कोई रिवीजन नहीं किए थे? नहीं, रोलिंग रिविजन करती थी। रोलिंग रिवीजन क्या है? रोलिंग रिविजन मतलब जो सब्जेक्ट्स करा रहे हो आप क्लास में, उसके साथ साथ मैं अपना ओन रिविजन करती थी। तो मेरे एक हफ्ते में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था मेरा। तो वैसे जब मैं जुलाई 15 तक आई तो मेरे एवरी सब्जेक्ट आई थिंक 1 or 2 times रिवाइज हो गए थे। ओके। तो 15 जुलाई तक मोटा मोटा कोर्स भी डन था और एक से दो रिवीजन्स ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के हो चुके थे। राइट। जब आप ये एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस कर रहे होते थे तो इसमें कितना स्कोर आ जाता था? तो मेरा एंड ऑफ करिकुलम में इनिशियली बहुत खराब स्कोर था, अराउंड 60-65% था। तो मेरे दिमाग में ये था बेंचमार्क की 75 से ऊपर लेके जाना है। बट एक और प्रॉब्लम थी कि जब मैं क्वेश्चंस में बार बार आ रही थी तो मुझे आंसर याद हो जा रही थी। करेक्ट है ना? तो अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके जो गलत हो रहे हैं उसका आप एरर लॉग बनाओ। तो आप क्वेश्चंस को सेपरेटली एक डिफरेंट नोटबुक में लिखो
और मैं क्या करती थी, वो क्वेश्चन लिखती थी एंड इन वन लाइन मेरी क्या मिस्टेक हुई और क्यों मिस्टेक। सुपर तो दिस एरर लॉग मैंने बनाया था हर एक सब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद फिर जुलाई 15 तक मेरा एरर लॉग तैयार था, रिविजन 1.5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, और सिलेबस खत्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मॉक्स देने शुरू किए, मतलब कितने मॉक्स दिए? मैं अराउंड 6 मॉक्स दिए थे। ये CFA इंस्टीट्यूट के प्रीमियम मॉक्स वाले? हाँ, वो जो आपको बाय करने पड़ते हैं, ओके, वो वाले मॉक्स थे। तो उसमें मेरा इनिशियली काफ़ी खराब स्कोर आ रहा था, अराउंड खराब मतलब 68 to 70 स्कोर आ रहा था। तो और आखिरी मॉक पे पहुंचते हुए कितना हो गया था स्कोर? 85 to 90। 85 हो गया, 85 to 90। ओह, एस्ट्यूट प्रिपरेशन। ओके, वंडरफुल। यस सर, तो वो अपने आप इंक्रीज होंगी स्कोर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मॉक्स करो और उसके बाद और अपने गलतियों पे टाइम स्पेंड करो। आप देखो कि लास्ट मोमेंट पे आपकी क्या गलतियां हो रही है। इज इट सिली मिस्टेक, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ा, और आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी। ये मेरे से 10th से है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी ठीक से, जल्दी जल्दी बस कर लेती थी। वो वहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट वाला और विच इज़ नॉट ट्रू, वो वाला थोड़ा गड़बड़ा जाती थी मैं। लेकिन ये आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन, अपनी मिस्टेक्स, तो आपको यही दिखेगा कि आपका क्या पैटर्न है। तो वो उस पर काम करते रहो, और एज यू डू मॉक्स आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा इन द क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्या क्या पूछते हैं वो लोग, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। तो वो मतलब बहुत इम्प्लिसिट सा कंक्लूजन मिलेगा आपको, बट वो आपको हेल्प करेगा इन योर रियल एग्जाम। एंड बाय वन एडवाइस इज कि आप जब मॉक कर रहे हो तो उसको बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट्स में करो, सेम टाइम पे उठ के करो मॉक्स। ये मतलब अगर आप करना चाहते हो, वरना ये थोड़ा मैंने किया था, हेल्प मी। आपके जैसा स्टूडेंट तो करेगा ही ऐसी चीज, में जानता ही हूं। परफेक्ट, ओके। तो मैं 10th से ये करती थी, उसी टाइम पे मॉक करती थी। और वही एक क्लोज रूम में पेपर और पेन है और कैलकुलेटर है, तो ये सब सेम बीच में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसका आंसर देख लिया? नो, नेवर डू दैट, नेवर। ये पाप नहीं किया हमने। नहीं, इट्स जस्ट चीटिंग योरसेल्फ, आप खुद से ही धोखा कर रहे हो। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। बिल्कुल नहीं करना चाहिए लोग, कहते आपको अपना रियल परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा। करेक्ट। You cheat yourself today, the exam will be honest to you in a few days. Why do it? Of course. Correct. हाँ। So आपने ना बीच में एक चीज मेंशन की थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, या आपको पैटर्न दिखने लगेगा। तो अगर ये पैटर्न दिख ही रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज वगैरह कुछ होते हैं जो करण सर क्लास में नहीं, या क्लास में बता देते हो, यूट्यूब पे आके नहीं बताते, या फिर इन जनरल आपको निकल गया हो, क्या पता मुझे भी नहीं पता अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज एग्जाम का कुछ मैं डिस्कस करना। वी विल डेफिनेटली नॉट ब्रीच द CFA इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, बट इज देयर समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई होली ग्रेल टॉपिक्स हैं कि ये कर लो, इतना लंबा सिलेबस है, इसमें से कुछ 30-40% निकाल लेते हैं जिससे इतना हो जाए कि एग्जाम बड़े प्यार से क्लियर हो जाए, चले फिर 2 महीने में हो ही जाएगा एग्जाम। व्हाट डू यू थिंक? सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने 7 मॉक किए हैं, मोर देन 1000 क्वेश्चंस किए, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं निकला है जो, ऐसे कोई टॉपिक्स लिस्ट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। आप जो लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे वो भी आ सकता है, तो कभी कुछ स्किप मत करके जाइए कि नहीं ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जो बोल्डेड टर्म्स वगैरह होते हैं श्वेजर में, आप उसको मेक श्योर कीजिए कि आपको उसका मतलब पता हो, उसका रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक पता हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप ठीक से पढ़ के जाइए, फॉर्मूले वगैरह पढ़ के जाइए ठीक से, वो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। उसके अलावा उससे कोई लिस्ट नहीं है। मैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ सब। अभी तक जो मैम ने बोला वो इम्पोर्टेंट टॉपिक एरियाज नन, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तय है। यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरी गॉडडैम टॉपिक ऑफ द सिलेबस। मैम ने थोड़ी देर पहले, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बट कुछ एरियाज को टच किया बहुत ब्यूटीफुली। उन्होंने कहा मैंने रोलिंग रिविजन्स किए थे। रोलिंग रिविजन्स, आई ऑलवेज से दिस कि जनरली अगर आपकी 6 महीने की प्रिपरेशन है या 8 महीने की प्रिपरेशन है, एंड यू इमेजिन कि मैं 6 महीने पढ़ लेता हूँ और एंड के 2 महीनों में रिविजन कर लूंगी, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज शुरू के 6 मंथ्स में जो पढ़ा होगा, आखिरी के 2 महीने में आप पूरा का पूरा उसे याद नहीं कर पाओगे। जो टाइम 1 मंथ में पढ़ा होगा, वो चीज 7th मंथ में आपको याद ही नहीं आएगी। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा हाँ सुना तो लग रहा है, देखा तो लग रहा है,
अब वो देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है, मतलब अपनापन सा लगेगा उस टॉपिक से, लेकिन बनेगा नहीं वो तुमसे। तो इसीलिए व्हाट व्हाट शुड बी डन इज कि अगर 6 महीना प्रेप चल रही है तो जो फर्स्ट मंथ में पढ़ा उसे मोटा मोटा सेकंड मंथ में एक बार टच कर लो, जो सेकंड में पढ़ा उसे थर्ड में टच कर लो, जो फर्स्ट में पढ़ा उसे भी थर्ड में दोबारा टच कर लो। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आप जो टोटल टाइम देते हो पर डे पढ़ाई के पीछे, उसमें नंबर ऑफ रिविजनरी आवर्स इंक्रीज होते जाने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप 10 आवर्स पढ़ते हैं दिन में या 5 आवर्स पढ़ते हैं, तो 5 आवर्स में से शुरू में ऑलमोस्ट पूरा 5 आवर्स न्यू चीज पढ़ रहे होंगे, बट टुवर्ड्स द मिडिल पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन रिविजन में आधा समय जाएगा और नए टॉपिक में आधा समय जाएगा। तो आपकी मतलब जो नेट न्यू सिलेबस स्टडीड है वो कम हो जाएगा, बट योर रिविजन वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उससे ये होगा कि जब आप आखिरी 7th-8th मंथ तक आते हैं, आपकी चीजें बहुत बार रिवाइज होंगी और आपको उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा उस बहुत पुरानी चीज को करने में। इनफैक्ट यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट। जो इनिशियल फेजेस में डाउट्स भी रहते हैं वो 7th मंथ तक के आपकी खुद सॉल्व हो जाते हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो पढ़ रहे होते हैं अच्छे से। तो रिविजन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट इन्होंने मॉक्स की बात की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग मॉक्स लास्ट 1 महीने में 15 दिन 20 दिन में ना दें, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसीलिए कैंडिडेट्स जनरली 1.5-2 महीना पहले स्टार्ट कर देते हैं एंड वंस दे आर गेटिंग गुड ग्रेड्स इन द मॉक्स, 3-4 मॉक्स दे चुके होते हैं लास्ट 1 महीने से पहले पहले भी, मतलब 2 महीना बाकी है, रिवीजन किए 4 दिन मॉक्स दिया, फिर रिवीजन किया मॉक दिया। ये मतलब 1 मंथ बिफोर द एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है, 2 मंथ बिफोर द एग्जाम। 1 मंथ बिफोर द एग्जाम में तो ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट मॉक्स दे चुके हैं सारे। अब बस जो एरर लॉग मेंटेन किया था मैम ने, मतलब जितने क्वेश्चंस दुनिया जहान के सॉल्व किए उसमें जो गलतियां हुई थी उसको एक बार वापस टच बेस कर दिया टू मेक श्योर कि एग्जाम में अगर ऐसे पॉइंटर्स आए तो वहां पे हमसे वो गलतियां ना हो, वो ज्यादा मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हो जाए, ज्यादा अच्छे से वहां पे मार्क्स मिल जाए। वेरी गुड, वेरी एस्ट्यूट प्रिपरेशन। मतलब लेट मी से दिस आउट लाउड, मैंने while I was giving my exam as a candidate, as a student, मैंने भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन इतने ज्यादा सिस्टमैटिक वे में नहीं की थी। That's how what do you call hard working assiduous students prepare. I mean, I'll have to admit this. These were great insights, man. Next phase पे चलते हैं। कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट। The smile on your face tells me that you know the question coming your way. एथिक्स की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? कुछ होली ग्रेल बताओ, कुछ 20-25 पन्ने का कि इसको पढ़ लो, सारे स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, एग्जाम में 70% आ जाएगा, वो बताओ। सबको वो चाहिए। ओके, तो एज आई सेड बिफोर, कोई ऐसा होली ग्रेल शॉर्टकट नहीं है। So long story short, my students are as disappointing as me. They're telling you a simple technique. So work, prepare, do the hard work, do the long hours, do the boring things. That's how you get great results. ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, बताइए मैम। सर, तो एथिक्स के लिए मैंने मेक श्योर किया था कि पूरी सी बुक पढ़नी है। तो सी बुक मींस कैंडिडेट रिसोर्सेज, करेक्ट? कैंडिडेट रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक पढ़नी है, तो उसकी हर स्टैंडर्ड्स का गाइडेंस, रिकमेंडेशंस और एप्लीकेशन तीनों पढ़नी है। तो कुछ लोग रिकमेंडेशन छोड़ देते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मत छोड़िए बिल्कुल रिकमेंडेशंस। और पूरी कैंडिडेट रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक पढ़नी है फ्रॉम कवर टू कवर मल्टीपल टाइम्स। तो आपको एवरी स्टैंडर्ड एटलीस्ट 3-4 बार तो पढ़ना ही चाहिए, एप्लीकेशन, गाइडेंस, सब कुछ। तो एज आई वाज सेइंग, एथिक्स के लिए इट्स बेस्ट कि आप, वेरी रिकमेंडेड कि आप कैंडिडेट रिसोर्सेज की पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ें, हर गाइडेंस, हर स्टैंडर्ड पढ़ें, गाइडेंस, एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन तीनों। टिपिकली लोग रिकमेंडेशन स्किप कर देते हैं, बट वो बिल्कुल ना करिए, बिकॉज आपके अंडरस्टैंडिंग को ओनली इम्प्रूव करेगा वो। तो डेफिनेटली वो कीजिए, और गिप्स और इंट्रोडक्शन टू एथिक्स भी बिल्कुल मत स्किप कीजिए। तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा एथिक्स की जो बुक है उसको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप पढ़ के जाइए। तो मतलब कभी कभी लोग को लगेगा कि हाँ बोरिंग है, नहीं पढ़ा जाता, इतना टेक्स्ट हैवी है, तो उसको आप डिवाइड कीजिए। एवरी डे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स आप पढ़िए, वेरी वेरी इजीली 3 to 4 टाइम्स आपको हो ही जाएगा। तो एथिक्स की सो कैंडिडेट्स यहाँ पे सोच रहे हैं पक्का करण सर ने समझा के बैठाया होगा। करण सर तो बोलते ही हैं कि डेली की डेली 30 मिनट कर लो एथिक्स, ऐसा नहीं है। Obviously she is saying those things which I told to the class as a best practice. Look, I've been a student. It's just that I've been a student in past. ठीक है ना, 10 साल पहले हमने एग्जाम दिया था, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, मुझे भी लगता था एथिक्स तो बहुत बोरिंग है, क्या बोल रहे हैं,
मतलब क्वेश्चन ए ब्लैक और व्हाइट पूछ ले, ग्रे पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वो दर्द तो होगा ही होगा. बुक्स में क्वेश्चंस ही वैसे हैं कि until and unless you are 100% conceptually good, you will not get through the exam, you will not get through the questions. अब इसके लिए पढ़ना सब कुछ पड़ेगा. अगर पढ़ना सब कुछ पड़ेगा और वो इतना सारा डेटा ऐसे कंज्यूम करो तो माइंड बॉगलिंग हो जा रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा. तो उस वजह से सॉल्यूशन क्या था कि डेली की डेली थोड़ा थोड़ा दवा के सामान देते रहो. वही चीज कैंडिडेट्स को समझाइए, वही उन्होंने किया. Those produce the results for them. तो वो तो इनवेरिएबली वो बात बोलेंगे ही ना जो उन्होंने किया है. वो कुछ नया थोड़ी ना आगे बता देंगे. तो बिल्कुल ठीक है मैम, परफेक्ट. इनफैक्ट आपके इस रिस्पॉन्स से मुझे ना एक फॉलो अप क्वेश्चन भी. आपने एथिक्स में बोला कि कैंडिडेट रिसोर्सेज वाली बुक पढ़ो और 3-4 बार पढ़ो. बाकी 9 सब्जेक्ट्स में नहीं करना है कि वो उसमें भी पूरी की पूरी बुक को 3-4 बार पढ़े. तो मैंने नहीं किया था. बाकी के 9 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कैंडिडेट वाली बुक नहीं पढ़ी थी. मैंने एज आई सेड क्लास अटेंड की थी, फिर नोट्स बनाए थे और मैंने श्वेजर से पढ़ा था. तो थियोरी सारे 9 सब्जेक्ट्स के लिए श्वेजर से पढ़ी थी और फिर श्वेजर के क्वेश्चन और सी बुक के क्वेश्चन, कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चन. तो सी बुक आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पढ़ो, बट अगर आप पढ़ सकते हो देन अमेजिंग, नथिंग लाइक इट. लेकिन मैंने वो नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा टेक्स्ट हैवी लग रहा था. Okay, wonderful. So this is what I advise to candidates any which ways. मुझे लगता है ethics के लिए the holy grail is candidate resources. बाकी 9 subjects अगर आप classes ले लें तो वो videos, वो notes help करते हैं. साथ में श्वेजर बहुत help करती है. Candidate resources के questions बहुत important है. Solving the blue box questions and solving the end of curriculum questions are very important. वो कर लीजिए. उससे ये हो जाएगा आपके सारे concepts cover हो जाएंगे. Probably आपने different language में किया होगा, but concepts फिर भी clear हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी. पूर्वी जी, प्रिपरेशन में एक लास्ट सवाल है. मैंने अभी तक जो आपके डिस्कशन से निकाला, आपने जो मटेरियल से पढ़ाई की थी, एक बार मैं वो बोल रहा हूँ. आपने एथिक्स में कैंडिडेट रिसोर्सेज पढ़े थे. बाकी के 9 सब्जेक्ट्स में आपने वीडियोस देखी हैं, खुद के नोट्स बनाए हैं ऑब्वियसली, कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व किए और श्वेजर का कंप्लीट रीड किया हुआ. इसके सिवा और अच्छा, उसके बाद आपने CFA इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स थे प्लस प्रीमियम मॉक्स थे वो सारे दिए. इसके सिवा कोई ऐसा मटेरियल जो आपने पढ़ा और हमसे बातचीत में स्किप हो गया? वो CFA इंस्टीट्यूट के एक तो प्रीमियम मॉक्स जो आप परचेस करते हो और एक प्रीमियम पैक क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं. अराउंड 1000 क्वेश्चंस जो आते हैं. वो अप्रोक्सीमेटली 100 पर सब्जेक्ट होते हैं. कुछ में ज्यादा होते हैं, कुछ में कम. तो मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट के 1 मंथ में वो सारे 1000 क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स कर लिए थे. तो पर डे मुझे वैसे भी फुल डे था क्योंकि मैं लीव पे थी जॉब से. तो मैं पर डे 2-3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कर लेती थी अलॉन्ग विद राइटिंग डाउन की क्या मिस्टेक हुई. तो वो मिस्टेक एनालिसिस में मुझे 1 मोर डे लग जाता था. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन 2 days के क्वेश्चंस कर लेती थी. और वो अलग बनाया हुआ था डॉक्यूमेंट, जो गलत क्वेश्चन आए हैं और उससे जो लर्निंग हुई है वो अलग डॉक्यूमेंट में थी. तो वो क्वेश्चंस मेरे लिए पर्सनली बहुत बहुत हेल्पफुल थे क्योंकि उसका लेवल थोड़ा एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन से ऊपर है. अच्छा. तो उसने मेरे कॉन्सेप्ट्स को रियली ग्रिल किया कि मुझे FSA में इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो मैं वापस जाके पढ़ी थी. तो वो क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप परचेस कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए और उसको करिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, लेट मी हैव अ स्मॉल पॉइंटर ऑन दिस. मैम ने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए थे वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं. आई ऑलवेज से दैट देयर आर 2 ways ऑफ रिवाइजिंग. पहला तो आप पूरा का पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लिए. ये रिविजन्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंपॉर्टेंट है ही है आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए. द अदर वे इज शॉक टेक्निक. जब आप ऐसे रैंडम क्वेश्चंस कर रहे होते हो एंड यू कम थ्रू अ क्वेश्चन की जो पढ़ के लगता है यार ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े बट एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता. व्हाट यू डू इज दैट व्हेन यू डोंट नो दैट आंसर, a good student will open Schwezer, will open own notes, will open C-book and try to find that very concept. और उस पूरे पैराग्राफ को रीड करोगे, 80% चीजें पता होगी लेकिन 20% डेल्टा जो मिस हो रहा था कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था. तो वहां से आपके जो थोड़े थोड़े गैप्स होंगे ना प्रिपरेशन में वो भी फिल हो जाते हैं. तो इससे तो अच्छा कुछ किया ही नहीं जा सकता. वंडरफुल एज ऑलवेज, as expected, perfect, astute preparation. Beautiful. Let's close this whole discussion now.
प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली, बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली थी. एक लास्ट सेगमेंट ले लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट CFA लेवल 1 रिजल्ट्स के क्या प्लान्स हैं. ठीक है, तो मैम लेवल 2 के क्या प्लान्स हैं, लेवल 3 के क्या प्लान्स हैं, आगे CFA करियर जॉब इसमें क्या प्लान्स हैं. डू यू सी दिस कोर्स हेल्पिंग यू? डू यू सी ये जो इतना हार्डवर्क गया है, आपको लग रहा है कि काम आएगा, या जबरदस्ती 6 महीने की सोशल लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर दी आपने? सर आफ्टर मुझे पहले भी पता था और अभी मेरा बिलीव स्ट्रेंथन हो गया है कि जो मैंने 6 महीने पढ़ाई की है वो बहुत काम आएगा मुझे. तो मैं देख रही हूँ जो न्यू करंट जो चल रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, अगर आप उसको समझ पा रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो नथिंग लाइक इट. तो मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली है, सो मेनी थिंग्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी एंड इक्विटी, आजकल स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कब खरीदना चाहिए, कि बहुत नॉलेज मिली है. और सिर्फ पर्सनली कि नहीं, ये मुझे जॉब में बहुत बहुत हेल्प करेगी एंड आई नो दिस. तो मेरे प्लान्स लेवल 1 के बाद अभी तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर लेवल 2. देखते हैं, मोस्ट लाइकली अगस्त या नवंबर में देने का प्लान है. लेवल 2 के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने आप को देना चाहूँगी बिकॉज द पैटर्न इज अ लिटिल डिफरेंट. कि कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस, और मैं थोड़ा उसमें अटक जाती हूँ, मुझे पता है. नहीं, लेवल 2 में नहीं है ऐसे बेस्ड क्वेश्चन. लेवल 2 इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सॉरी, की स्टडी. नो वरीज. लेवल 2 इज केस स्टडी बेस्ड. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि जैसे लेवल 1 में एक क्वेश्चन 3 ऑप्शंस दिए थे, लेवल 2 में 6 क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके, मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, इट विल हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड देन अ फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ठीक है, ओके, राइट. नो वरीज, मतलब दिस इज हाउ इट इज. कोई चैलेंज नहीं है, बट मतलब the way questions are asked is different, but the case study piece that you the subjective piece that you mentioned, that is in level 3. तो वो level 3 में देखेंगे मैम. अभी तो level 2 में ऐसे ही ABC MCQ वाला है, लेकिन difficult है, but देखेंगे. तो वरीज. हाँ, तो क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके प्रेपरेशन के लिए मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम दूंगी. अराउंड से 10 months, 9 to 10 months दूंगी, क्योंकि जॉब के साथ भी करूँगी मैं. तो that's what my plan is. तो L2 के बाद फिर देखते हैं. I'm hoping to अपना करियर फाइनेंस डोमेन, करेक्ट, फाइनेंस डोमेन में. तो करियर वाइज डेफिनेटली मैं अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करना चाहूँगी और ज़्यादा डीप में जाना चाहूँगी अपनी लर्निंग्स में, और अपना इम्पैक्ट बनाना चाहूँगी ऑन द इंडस्ट्री. तो आई एम एक्साइटेड कि अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करके ज़्यादा बेटर यूज कर पाऊँ. करेक्ट. GT में at which level are you? तो आई एम अ सीनियर एसोसिएट. ओके, तो पार्टनर की पोजीशन देख रहे हैं फिर. है ना, GUS है ना. Great. That's how you should be. मतलब you're dreaming to be a partner at a Big 4, at a Big 6. That's how life should be. एक perfect plan है, पढ़ाई सही चल रही है, why not? मतलब ऐसे ही करियर्स आगे चल के पार्टनरशिप की पोजीशन तक जाते हैं. बिल्कुल यही करना चाहिए ना. श्योर. ठीक है, great मैम. It was very nice interacting with you. I'm pretty sure this is just one of the many podcasts that we'll do together. L2, L3 hopefully. Fingers crossed. ठीक है ना. For now we'll take a leave. If you have any suggestions, any questions, please post that in the chat box. We'll try to respond. That is it as far as discussion with Urvi ma'am was concerned. Thanks a lot, ma'am. Bye-bye. As I always say to you all, may God be by your side. Bye-bye.